लोग कमियां निकालते रह जाते हैं, असफल लोग किसी की न सुनकर सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने एवं पास होने के लिए सिर्फ 23 अंक केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से ही संभव है का श्रृंखला 4 का अध्ययन करेंगे। इसमें सिर्फ एक एक अंक वाले प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूर्णांक 70 होता है, जिसमें 28 अंक के प्रश्न एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं। अतः जो कमज़ोर छात्र हैं वो एक एक नंबर को आसानी से कर लेते हैं, इसलिए हम यह श्रृंखला प्रारंभ किए हैं जिससे सभी बच्चे पास हो जाएं। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। आज ये अध्याय 8 का पाठ का नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, जिसमें सही विकल्प का पहला प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो इसका उत्तर होगा त्वरित आवेश से। त्वरित आवेश में इसको हम थोड़ा समझेंगे। जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है और ये जेड अक्ष होता है। ये एक्स दिशा में संचरण करता है और ये विद्युत क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये आपस में दोलनों से बनी होती हैं और ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से ये तरंगें उत्पन्न होती हैं। अतः इसका उत्तर क्या होगा? त्वरित आवेश। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय किरणें नहीं है, तो यहाँ हम चर्चा कर देना चाहते हैं कि विद्युत चुंबकीय किरणें कौन कौन हैं। जैसे गामा किरण, यक्स किरण, परावैंगनी किरण, दृश्य तरंगे, आवर्त तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। ये जो है 7 मूल रूप से हैं। इनमें ऑप्शन में जो दिया है कि विद्युत चुम्बकीय किरणें नहीं है, तो इसमें यक्स किरण है, परावैंगनी किरण है, दृश्य किरण है, लेकिन बीटा किरणें नहीं है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि सर्वप्रथम की थी। तो इसका उत्तर होगा हर्ट्ज ने 1888 में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि सर्वप्रथम की थी। अगला प्रश्न है निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल के लिए सूत्र है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये बी है, सी बराबर 1/√μ नॉट और एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट को कहते हैं कि निर्वात या वायु की चुंबकनशीलता है। जो एप्सिलॉन 0 है यह निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। अगला प्रश्न है ओजोन मंडल अवशोषित करता है। तो ओजोन मंडल परावैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
प्रश्न नंबर 6, यदि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत वेक्टर x दिशा में तथा चुंबकीय वेक्टर y दिशा में है तो उसकी संचरण दिशा होगी। अभी हम इसके पहले ही चर्चा किए थे, फिर से हम इसकी चर्चा कर ले रहे हैं। जैसे ये x तरंग और ये y तरंग और ये क्या है z, ये त्रिविमी डायमेंशन है। तो जिसमें ये कह रहा है कि विद्युत वेक्टर x दिशा में, तो विद्युत वेक्टर को E से दर्शाते हैं, तो ये कह रहा है कि x दिशा में, तथा चुंबकीय वेक्टर y दिशा में है। तो चुंबकीय वेक्टर को B से प्रदर्शित करते हैं, ये y दिशा में है। तो संचरण की दिशा किधर होगी? तो संचरण की दिशा ये आपको z दिशा बच रहा है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, z दिशा में। प्रश्न नंबर 7, तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा k बराबर 2 पाई लैम्डा, ये तरंग सदिश के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिमाण E तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण B में संबंध है। तो यहाँ देखिए, विद्युत क्षेत्र के परिमाण E और B, तो E बटे B, इन दोनों का अनुपात प्रकाश के चाल के बराबर होता है C। तो हम इसमें से ऑप्शन छांटते हैं कि ऑप्शन नंबर जो A है, B के जगह पे C हो गया है, C के जगह पे B हो गया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, B बराबर E बटे C। अब हम प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थानों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, विद्युत चुंबकीय तरंगे ... तरंगे होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अब प्रश्न नंबर 2, विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक दूसरे के लंबवत तलों में ... तथा ... के ज्यावक्रीय दोलन होते हैं। तो अभी इसके पहले हम चर्चा किए थे कि जो x दिशा में चलता है y और z, तो z दिशा में b हो जाएगा और y दिशा में e हो जाएगा। तो तरंग संचरण की दिशा किधर होगी? x दिशा में। तो इसका उत्तर होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक दूसरे के लंबवत तलों में होती है। तो ये हो जाएगा E यानी विद्युत क्षेत्र, और दूसरा हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलनों से बने होती है। अब प्रश्न नंबर 3, दृश्य प्रकाश का रंग उसकी ... पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, दृश्य प्रकाश का जो रंग होता है वो आवृत्ति को न्यू से दर्शाते हैं, न्यू पर निर्भर करता है। दृश्य प्रकाश का रंग उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 4, रोगों के कीटाणुओं को मारने में ... किरणों का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि रोगों के कीटाणुओं को मारने में
पराबैंगनी कीड़ों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर जो 5 है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य परास होती है। बहुत मोस्ट प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य परास, देखिए यहाँ पे इस 7000 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसी को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। 7000 एंगस्ट्रॉम को 700 नैनोमीटर nm और 4000 को 400 नैनोमीटर। चाहे आप इसमें 7000 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम लिखिए या 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर लिखिए, ये दोनों ही उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 6 में चलते हैं। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो एक चीज आप ध्यान दे देंगे कि सबसे अधिक आवृत्ति उल्टा, यानी गामा किरण सबसे अधिक है। अब क्रम से हम ऐसे ही घटते क्रम में चलते जाएंगे। अगर ये प्रश्न आ जाता है यहाँ तो हम लिख देंगे ये गामा किरण, लेकिन चर्चा कर लेते हैं उसे। जैसे कि सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग गामा है। अगर ये कह दे कि घटते क्रम में लिखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों को, तो सुन लीजिए क्रम से गामा किरण, फिर यक्ष किरण, फिर पराबैंगनी किरण, फिर दृश्य तरंगे, आवर्त तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। तो इस तरह से आपको याद करना है। अब प्रश्न नंबर यही देखिए नीचे लिखा है कि वे तरंगे जिनकी आवृत्ति मेगा हर्ट्ज की कोटि की होती है डॉट डॉट कहलाती है। तो मेगा हर्ट्ज की जो होती है वो होता है 500 किलो हर्ट्ज से 1000 मेगा हर्ट्ज। तो इसका उत्तर, इसको हम लिख देते हैं रेडियो तरंगे की होती है। किसमें होती है? रेडियो तरंगे की। रेडियो यानी इन लोगों का जो आवृत्ति होती है 500 किलो हर्ट्ज यानी 500 kHz से 1000 मेगा हर्ट्ज होता है। ये रेडियो तरंगों की होती है। और अगला प्रश्न है प्रकाश तरंगों की आवृत्ति डॉट 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 कोटि की होती है। तो ये प्रकाश तरंगों की जो आवृत्ति होती है और इसको 10 की घाते 14 हर्ट्ज, कितना होती है? 10 की घाते 14 हर्ट्ज होती है। HZ। और आगे अगला प्रश्न है प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्घ्य डॉट 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 कोटि की होती है। तो इसका हो जाएगा 10 की घाते माइनस, यहाँ कोटि पर पूछ रहा है तो हम क्या लिखेंगे 10 की घाते -7
कोटि होती है। लेकिन इसका पूरा मान याद कर लीजिए, 7 गुणित 10 की घाते -7 मीटर से 4 गुणित 10 की घाते -7 मीटर तक प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्घ्य कोटि उसका रेंज होता है। तो जो 10 की घाते -7 है, हम इसका उत्तर वही लिखेंगे, 10 की घाते -7 कोटि होती है। अब हम चलते हैं सही जोड़ी में। यह पाठ महत्वपूर्ण है 1-1 नंबर के लिए। अच्छे से इसको आप तैयार करेंगे और बार बार अगर सुन भी लेंगे, देख लेंगे तो याद भी हो जाएगा। जैसे पहला है सही जोड़ी में कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे, तो इसका उत्तर होगा यह विद्युत चुम्बकीय तरंगे की खोज मैक्सवेल ने किया था। दूसरा प्रश्न है अवरक्त विकिरण। तो अवरक्त विकिरण का जो प्रयोग होता है अंधेरे में फोटोग्राफी के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर डी। परावैंगनी विकिरण अभी हम ऊपर के प्रश्नों में चर्चा कर चुके हैं कि परावैंगनी विकिरण जो है यह कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ई है, परावैंगनी विकिरण कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए होता है। और रेडियो तरंगे, तो रेडियो तरंगे अभी पहला ही प्रश्न में हम लोग चर्चा किए थे, ये दोलित्र विद्युत परिपथ है। एक प्रश्न इसमें और बनता है कि दोलित्र विद्युत परिपथ का उपयोग रेडियो संचार और टेलीविज़न आदि में होता है। जैसे हम लोग मोबाइल के संचार में जो प्रयोग कर रहे हैं यह रेडियो तरंगे ही हैं। तो दोलित्र विद्युत परिपथ का ये उपयोग आ जाएगा। कई बार ये प्रश्न आया है कि टेलीविज़न में कौन सी तरंगे प्रयोग की जाती हैं, तो इसका उत्तर होगा रेडियो तरंगे। ये प्रश्न कई बार आया लेकिन इसमें नहीं दिया है। प्रश्न नंबर 6, दृश्य प्रकाश किरणों के तरंग दैर्घ्य की कोटि अभी ऊपर ही चर्चा किए हैं, लेकिन यहाँ पे अब लेकिन लग गया है, तो इसको आप ध्यान देंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर एफ है, 2020 में आया है, लेकिन यहाँ पे दृश्य प्रकाश की जो किरणों के तरंग दैर्घ्य कोटि थी 10 की घाते -7 था। ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हम क्या करेंगे 10 की घाते -6 मीटर को ही हम लगाएंगे। प्रश्न नंबर 7, दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश की खोज न्यूटन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो एच है, दृश्य प्रकाश तरंगों की खोज किसने किया? न्यूटन ने। गामा किरणें की खोज किसने किया? हेनरी बेक्वेरेल। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो ये हो गया आपका जी। अब हम चलेंगे एक शब्द और एक वाक्य के उत्तर में। यहाँ पहला प्रश्न है कि क्या विस्थापन धारा चालन धारा की तरह चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है? तो इसका उत्तर हम लिख देंगे हाँ, क्योंकि विस्थापन धारा को हम आईडी से प्रदर्शित करते हैं। तो आईडी बराबर होता है, लिख भी देते हैं, अभी इसका प्रयोग होगा। आईडी बराबर एप्सिलॉन नोट डी फाई अपॉन डी टी। जो फाई ई है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये
ई मतलब विद्युत चुंबकीय फ्लक्स डी फाई। तो यहाँ पे देखिए जो कह रहा है कि क्या विस्थापन धारा चालन धारा की तरह चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है, तो इसका उत्तर होगा हाँ। प्रश्न नंबर 2, विस्थापन धारा किसके कारण उत्पन्न होती है? देखिए यहीं पे प्रश्न छिपा हुआ है। तो विस्थापन धारा यहाँ जो डी फाई ई अपन डी टी, अगर आप इतना भी लिख देंगे तब उत्तर सही है। और अगर आप ऐसे लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन, ये भी सही है। आप मात्र इतना भी लिख देंगे तब भी सही है, डी फाई ई अपान डी टी, इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 3, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति बताइए। अभी ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, बार बार यह प्रश्न रिपीट हो रहा है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। प्रश्न नंबर 4 में चलिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की? तो उत्तर होगा मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने। प्रश्न नंबर 5 चलिए, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग का सूत्र क्या है? अभी ऑब्जेक्टिव टाइप में हम लोग उसको देखे थे। तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग c बराबर 1/√μ0ε0। प्रश्न नंबर 6, कुहरे में स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा, जब बहुत ज़्यादा कोहरा होता है, जैसे इसमें ठंडी है, तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, दृश्य तरंगों का तरंग दैर्घ्य परास लिखिए। तो आप 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम भी लिख देंगे तब भी उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 8, दूर संचार के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? अभी तुरंत प्रश्न आ गया, हम लोग कह रहे थे ना रेडियो तरंगों का, जैसे मोबाइल वगैरह जो चर्चा कर रहे थे। तो दूर संचार के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? जैसे टीवी, मोबाइल, रेडियो। तो रेडियो जैसे आ जा रहा है तो आपको याद हो गया कि रेडियो, तो रेडियो तरंगे। प्रश्न नंबर 9, सूक्ष्म तरंगों का तरंग दैर्घ्य परास लिखिए। तो इसमें देखिए 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर, 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10, समय परिवर्तनीय विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत धारा को क्या कहते हैं? अभी तो ऊपर भी प्रश्न चर्चा किया गया है, आईडी विस्थापन धारा। प्रश्न नंबर 11, विद्युत चुंबकीय तरंगों के आविष्कारक कौन है? ये दोबारा प्रश्न आ गया, मैक्सवेल है। कौन है? मैक्सवेल। प्रश्न नंबर 12, क्या विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होती हैं? देखिए जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, न विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होती है, न चुंबकीय क्षेत्र से, और न निर्वात में भी।
तो ये विक्षेपित नहीं होते, इसका उत्तर होगा नहीं। प्रश्न नंबर 13, विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम में उपस्थित तरंगों की आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखिए। पहले ही हम चर्चा किए थे कि इसको आप रटना है। तो ये क्या कह रहा है, एक काम करिए, आप इसका सूत्र याद कर लीजिए। ये सूत्र हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए। ठीक, देखिए मजा तो आएगा। वाई एक्स पाद असुर, क्या लिखेंगे, वाई एक्स पाद असुर। ठीक, यहां पे एक चीज ध्यान देना है कि जब आवृत्ति बढ़ती है तो तरंग दैर्घ्य घटता है, और तरंग दैर्घ्य बढ़ता है तो आवृत्ति घटती है। तो यहाँ पे जो प्रश्न, यहाँ दो प्रश्न चर्चा है, 13 और 14 दोनों। वाई एक्स पाद असुर आप याद कर लीजिए। पहले हम वाई एक्स पाद को एक एक अक्षर चर्चा कर देते हैं। वाई मतलब गामा, गामा किरण। यक्स मतलब यक्स किरण। प से परावैंगनी किरण, और द से दृश्य किरण, अ से अवरक्त, और सु से सूक्ष्म किरण, सूक्ष्म तरंगे, और र से रेडियो तरंगे। ये जिसको याद नहीं होता है आप इसको याद कर लेंगे, वाई एक्स पाद असुर। ठीक, अब इसका थोड़ा सा क्रम बता दे रहे हैं। वाई यानी पहला प्रश्न जो 13 नंबर का है कि विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम में उपस्थित तरंगों के आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो रेडियो तरंग यानी यहां से इधर से आप आएंगे तो ये जो है ये बढ़ रहा है, ये आवृत्ति हो गया। जब हम इधर से जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम होगा। आवृत्ति को न्यू से दर्शाते हैं और तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से दर्शाते हैं। अब यहां एक चीज और बता रहे हैं जो लड़के भूल जाते हैं। यहाँ ये कहेगा कि प्रश्न नंबर 14 कि विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम में उपस्थित तरंगों के उनके बढ़ते तरंग दैर्घ्य क्रम में लिखिए। तो ये देखिए वाई जो है उल्टा लैम्डा होता है, तो यानी इधर से अगर हम इधर जाएंगे तो क्या हो रहा है कि तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम हो रहा है। ठीक, और जब तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम हो रहा है, यहां से आपको पता हो गया, तो जस्ट इसका उल्टा क्या है, आवृत्ति। तो आवृत्ति के बढ़ते क्रम में जब बोलेगा तो हम इधर से चलेंगे, आर से रेडियो, असूक्ष्म, अवरक्त, दृश्य, परावैंगनी, यक्स तरंगे और गामा तरंगे। तो ये प्रश्न से आपको एक दो नंबर के प्रश्न फंस जाएंगे। अब हम चलते हैं सत्य और असत्य में। वही चीज है, माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित होता है। तो ये आपका असत्य है। यहाँ पे देखिए एक बार प्रश्न पूछ गया था कि माइक्रोवेव ओवन क्या है, 2 नंबर का प्रश्न आया था। तब माइक्रोवेव ओवन देखिए थोड़ा सा समझा देते हैं। जब कोई आप खाना वगैरह बनाते हैं
तो उसमें साथ साथ गर्म पानी रहता है और उसी का जो भाप बनता है वही भाप भोजन को तरोताज़ा बना के रखता है। यानी भोजन में मौजूद पानी के अणुओं को उत्तेजित करके भोजन को ताज़ा बना के रखता है, यह माइक्रो ओवन होता है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि माइक्रो ओवन क्या है। अब यहाँ सत्य असत्य आ गया कि माइक्रो ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित होता है, तो नहीं, ये गलत है। प्रश्न नंबर जो 2 है, अवरक्त तरंगों की खोज वैज्ञानिक रिटर ने की थी। नहीं, ये रिटर ने नहीं किया था, तो यह असत्य हो जाएगा। अवरक्त तरंगों का खोज विलियम हर्शल ने किया था। माइक्रो अवरक्त तरंगों की खोज किसने किया था? विलियम हर्शल ने किया था। तीन प्रश्न पीडीएफ में नहीं आया है, उसको हम बोल के बता देते हैं। प्रश्न नंबर जो 3 है, सत्य असत्य में, कि गामा किरण की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो गामा किरण की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो ये क्या होगा? सत्य होगा। आज जो प्रश्न नंबर 4 है, परावैंगनी विकिरण के कारण उष्णता गर्मी महसूस होती है, यह भी गलत है। परावैंगनी विकिरण के कारण गर्मी महसूस होती है, यह गलत है। एक प्रश्न और है, विस्थापन धारा समय परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है, सत्य है कि असत्य है? यहाँ पे कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा? असत्य। अगर यही चीज कह देता कि विस्थापन धारा समय परिवर्तन विद्युत फ्लक्स के कारण होती है, तो क्या हो जाता? सत्य। अब हम अगले पाठ की ओर चलते हैं। अध्याय इकाई 6 अध्याय 9। प्रश्न है, छोटा या आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर दिया है समतल दर्पण द्वारा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग अपना प्रतिबिंब, अपना चित्र, अपना चेहरा रोज समतल दर्पण से देखते हैं, तो क्या आभासी प्रतिबिंब छोटा बनता है? नहीं। तो ये भी क्या होगा? नहीं होगा। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या करता है कि यहाँ छोटा किसी वस्तु का आकार नहीं बनता, उससे बड़ा बनता है। तो ये ऑप्शन नंबर ये सी भी गलत है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण ऐसे आप समझ सकते हैं जैसे लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। सूर्य की किरणें अनंत से आती हैं और एक फोकस पर केंद्रित कर देता है। तो यानी जो उत्तल दर्पण होता है वह छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। यहाँ हम लेंस से समझा रहे हैं, आपको याद होना हो जाए, यहाँ उत्तल दर्पण है, ध्यान रखना है। तो उत्तल दर्पण में छोटा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर जो 2 है, एक प्रकाश किरण किसी दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होता है, तो परावर्तन कोण का मान होगा। जैसे ये एक दर्पण है, आइए आपको पता होना चाहिए कि शीशा में जब भी मापा जाता है तो
अभिलंबवत यानी 90 डिग्री होता है इसे। अब ये कह रहा है कि परावर्तन कोण का मान क्या होगा अगर अभिलंबवत आपतित होता है, यानी इधर से ही आ रहा है, इधर से ही चला गया, ऐसे आया और ऐसे चला गया, तो कोण क्या हो गया? 0 डिग्री। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री। प्रश्न नंबर जो 3 है, इसका तो ये सूत्र ही है, इसको हम व्युत्पन्न करके बताए हैं। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। तो गोलीय दर्पण ये व्युत्पन्न करने को भी आता है, जैसे ये आता है f बराबर r/2। तो यहाँ ध्यान दीजिए कौन सा आंसर सही हो रहा है। आंसर नंबर जो सी है, ये यहाँ 2 को f के पास गुणा कर दिया तो 2f हो गया, तो r बराबर क्या हो गया? 2f। ये आपका उत्तर सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी। अब प्रश्न नंबर जो 4 है, यहाँ कह रहा है कि बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। जस्ट प्रश्न नंबर 1 का उल्टा है। तो जब उल्टा है तो आप जान ही रहे हैं बड़ा एवं आभासी, तो इसका उत्तर क्या होगा? अवतल दर्पण। अब हम प्रश्न नंबर 5 में चल रहे हैं। प्रश्न 5 में कि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते जबकि वस्तु। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसका उत्तर होगा जब ध्रुव व फोकस के बीच हो। देखिए ये अवतल दर्पण है और यहाँ पे ध्रुव है और यहाँ पे फोकस है। आपको पता होना चाहिए कि जब कोई वस्तु फोकस पे होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे। अब जब यहाँ फोकस से हम इधर ध्रुव की और इधर लाएंगे तो और उसका चित्र बड़ा बनेगा, जो कि पर्दे पर प्राप्त कभी नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्रुव व फोकस के बीच स्थित हो, तब इसका उत्तर क्या होगा कि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो कहाँ वस्तु स्थित होगा? ध्रुव व फोकस के बीच स्थित होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 में चलते हैं। f1 और f2 फोकस दूरी की 2 लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। ये भी डेरिवेशन है और अब ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न पूछने लगा है। यह भी छमाही परीक्षा में आया था, मोस्ट प्रश्न है ये। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि 1/f बराबर 1/f1 1/f2। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो f1 f2 आएगा। जब हम f1 का भाग दिए तो यहाँ आया f2 और f2 का जब भाग दिए तो यहाँ क्या हो गया? f1। लेकिन यहाँ पे क्या है? 1/f। जब हम इसको पलटेंगे, ये इस पार पलटाएगा तो ये भी इस पार पलटाएगा, तो यानी f बराबर क्या हो जाएगा? f1 f2/f1 धन f2, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर जो 8 है, एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है? तो ये एक चीज आप ध्यान लगा लीजिए कि वैजयंती पिनाला, यानी एक लेंस की फोकस दूरी सबसे ज़्यादा न्यूनतम होता है किसका? बैगनी रंग का। और सबसे ज़्यादा अधिक अगर कह देगा तो वैजयंती पिनाला, तो लाल रंग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? न्यूनतम, तो इसका हो जाएगा बैगनी। अगर यही प्रश्न कह देता है कि अधिकतम, तो क्या हो जाता? लाल, क्योंकि वैजयंती पिनाला सूत्र याद बैगनी। ठीक, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
प्रश्न नंबर 9 में चलिए। प्रकाश का रंग ज्ञात किया जाता है। तो एक चीज ध्यान रखिए कि प्रकाश का रंग हमेशा आवृत्ति से ही ज्ञात किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। प्रश्न नंबर 10, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी, अभिदृश्यक की फोकस दूरी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम रुक जाते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता कैसा है, ये चीज ध्यान लीजिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो अभिदृश्यक वाला होता है वो लेंस होता है छोटा, और जिधर नेत्रिका होता है वो लेंस होता है बड़ा। तो अब यहाँ पे जो प्रश्न कर रहा है, अब देखिए गौर करिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी, अब यहाँ प्रश्न कर रहा है डॉट डॉट डॉट, से अधिक होती है, से कम होती है। तो किसका? इधर नेत्रिका है, इधर नेत्रिका है यानी ई, और इधर अभिदृश्यक है यानी ओ। अब इसी में से आप अटकल लगाएंगे कि क्या होगा। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी, ये आपका बड़ा लेंस दिख रहा है, तो इसकी फोकस दूरी भी क्या होगा? बड़ा होगा। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, से अधिक होती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से अधिक होती है। अब यहीं पे देखिए प्रश्न नंबर 11 में चलिए। खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी तथा नेत्रिका की फोकस दूरी है, सामान्य समायोजन की स्थिति में उसकी आवर्धन क्षमता होती है। तो ये जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तब भी हम आप लोग को बोले थे कि सूत्र हमेशा याद करके रखिएगा, कहीं भी वक्त पड़ता है उसको आप लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि खगोलीय दूरदर्शी जो होता है जस्ट संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से उल्टा होता है, यानी इसका चित्र में ये सामने वाला बड़ा होता है, आँख वाला क्या होता है? छोटा होता है। तो इसका जो होता है अभिदृश्यक या फ्यू होता है, और जो ये बड़ा वाला लेंस जो सामने वाला होता है इसको एफ होता है। तो इसका जो आवर्धन सूत्र पूछ रहा है, तो एम बराबर हमेशा आप इसको रट के लिखे माइनस एफ ओ बटे एफ ई, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो रहा है। प्रश्न नंबर 12 में चलते हैं। दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी, यहाँ पे देखिए दूरदर्शी कह रहा है, दूर यानी दूर की वस्तु को देखने वाला है, खगोल यानी आकाशीय घटना। तो खगोलीय दूरदर्शी क्या है? दूर के वस्तुओं को देखने के लिए। तो ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से जस्ट उल्टा है। अब आप वहीं से इसका आप अटकल लगा सकते हैं कि क्या होगा इसका उत्तर। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से कम होती है, तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा। अब हम चलते हैं रिक्त स्थान पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश किरण के एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करने पर उसके मार्ग बदलने की क्रिया को डॉट 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 कहते हैं। तो देखिए जब प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो वह क्या करता है? चाहे वह अभिलंब से दूर हट जाएगा या अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो ये प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र है। किसका है? अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। प्रश्न नंबर 2 में दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को डॉट डॉट कहते हैं। यह स्नेल का नियम भी है। इसे हम म्यू यानी अपवर्तनांक से दर्शाते हैं। ठीक,
तो 1 μ 2, ठीक, तो साइन आई अपॉन साइन आर। प्रश्न नंबर 3, यदि कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यम में अपवर्तित हो रही है तो उनके मार्ग को उलट देने पर वह जिस मार्ग में प्रवेश करती है उसी मार्ग में विपरीत दिशा में लौट जाती है, उसे उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। ध्यान होगा कि जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है। मान लीजिए ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, ये अविलंब है, इधर झुक जा रही है, यहीं पे हम शीशा लगा दे रहे हैं, तो इधर से आ रही थी, शीशा लगा देने से फिर ये ऐसे ही चली गई, तो इसको हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। अब प्रश्न नंबर 4 में डॉट 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 आपतन कोण का वह विशेष मान है जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ध्यान रखिए, क्रांतिक कोण कहते हैं, इसे आईसी से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? आईसी से। इसको क्रांतिक कोण कहते हैं। और प्रश्न नंबर 5 में चलिए, प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर डॉट डॉट होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, वेग विरल माध्यम से जा रहा है तो सघन माध्यम में, तो ये कह रहा है कि अविलंब की ओर झुकेगा कि अविलंब से दूर जाएगा। तो ये क्या है, विरल माध्यम से है और सघन माध्यम में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, अविलंब की ओर झुक जाएगा। अविलंब की ओर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। ठीक, अब हम प्रश्न नंबर कहाँ चल रहे हैं, 7 में। जिस प्रिज्म द्वारा उल्टे प्रतिबिंब को उसी दिशा में सीधा प्राप्त किया जा सकता है उसे, ये देखिए नया प्रश्न है। जिस प्रिज्म द्वारा उल्टे प्रतिबिंब को उसी दिशा में सीधा प्राप्त किया जा सकता, उसको क्या बोलते हैं, अनुलोमक। उसको क्या कहते हैं, अनुलोमक। अनुलोमक। अब प्रश्न नंबर 8 में चलते हैं। जिन यंत्रों की सहायता से, नहीं ये 7 नंबर, पृष्ठ के ध्रुव से प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, तो प्रथम फोकस कहते हैं, F1 से प्रदर्शित करते हैं इसको। अब प्रश्न नंबर 9 में चलते हैं। जिन यंत्रों की सहायता से निकटवर्ती या दूरवर्ती वस्तु को देखा जाता है उन्हें डॉट 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 कहते हैं। अभी चर्चा हुआ था कि जिन यंत्रों को सहायता से निकटवर्ती या दूरवर्ती वस्तुओं को देखा जाता है तो उसे प्रकाशी यंत्र कहते हैं। खगोलीय दूरदर्शी भी आ जाता है उसमें, और सूक्ष्म जितना भी है प्रकाश की यंत्र में आता है। तो हम यहाँ पे क्या उत्तर देंगे, प्रकाश की यंत्र। किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण को डॉट 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 कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण को, तो देखिए सूत्र है
आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है वो ये कहते हैं कि स्पष्ट दृष्टि से निर्मित दर्शन कोण बटे प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। तो यहाँ जो प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्शन कोण। अब प्रश्न नंबर 11, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की, ये देखिए सूत्र आ गया अभी जो चर्चा कर रहे थे हम, आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसको क्या दर्शाते हैं? एम से। प्रश्न नंबर 11, आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए दो अलग अलग लेंसों से बने सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं जिसे डॉट 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 कहते हैं। तो ये देखिए अलग अलग लेंसों से बने सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, दो ठो है। तो इसको कौन सा सूक्ष्मदर्शी कहेंगे हम? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसको हम क्या कहेंगे? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब प्रश्न 12, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस वस्तु की ओर रहता है उसे डॉट डॉट तथा जो लेंस नेत्र की ओर रहता है उसे डॉट डॉट कहते हैं। देखिए जो वस्तु की ओर होता है ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए अंग्रेजी में ओ लिखा रहता है। तो इसको हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, एलओ। और जो नेत्र की ओर रहता है वह लेंस आई, आँख आता है, तो उस उधर क्या होता है? एल ई, नेत्रिका लेंस कहते हैं। जो कहे दर्शाते हैं एल ई से, तो नेत्रिका लेंस। प्रश्न नंबर 13, एक प्रकाश की यंत्र होता है, डॉट डॉट डॉट, एक प्रकाश की यंत्र होता है जिसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को देखकर उसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ देखिए स्पष्ट कह रहा है कि जो दूर की वस्तु को देखा जाता है यानी खगोल, तो इसको हम क्या कहेंगे? दूरदर्शी एक ऐसा यंत्र होता है। यहाँ पे चुपचाप आप लिख देंगे दूरदर्शी। अगला प्रश्न है 14 नंबर, जल के अंदर वायु का बुलबुला डॉट 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 लेंस की भांति व्यवहार करता है। इसका हम डेरिवेशन सूत्र के साथ प्रदर्शित करके बताए थे। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, जल के अंदर वायु का बुलबुला है तो लेंस की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो क्या है? अवतल लेंस। ये क्या हो जाएगा? अवतल लेंस की तरह हो जाएगा। जब हम पानी में डुबो देते हैं लेंस को तो वह लेंस कैसा व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है? अवतल जैसे। अब हम सही जोड़ी की ओर चलते हैं। खगोलीय दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता। जब इन प्रश्नों को हम व्युत्पन्न कर रहे थे तो हम आप लोगों को बताए थे कक्षा में ही कि अंतिम वाला सूत्र जरूर याद करके रखना। अगर नहीं याद किए हैं तो आज ही याद कर लें। खगोलीय दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता, खगोल वाला, अभी ये ऑब्जेक्टिव टाइम में भी आया था ऊपर, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये -f ऑब्जेक्ट बटे f नेत्रिका। और दूसरा नंबर सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 d/f। अब एक ही बच रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता, तो इसका उत्तर हो जाएगा -v ऑब्जेक्ट बटे u ऑब्जेक्ट कोष्टक में 1 d/f। अब हम अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं, वो भी है सही जोड़ी।
पहला है बैंगनी रंग का प्रकाश, तो ये ध्यान देना है। प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप में भी चर्चा किए थे कि बैजानी पिनाला, तो बैंगनी जो है प्रिज्म में सर्वाधिक विचलन होता है। अगर यहीं पे कह देता कि न्यूनतम विचलन कौन होता है तो लाल रंग हो जाता। अब यहीं पे कह रहा है कि लाल रंग का प्रकाश, तो लाल रंग का प्रकाश कांच में अधिकतम, कांच में अधिकतम चाल। परवलयकार दर्पण जो आप घर में लाइट लेते हैं उसका आकार कैसा होता है? परवलयकार जैसे होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सर्च लाइट। उत्तल दर्पण में क्या होता है? आभासी होता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अवतल दर्पण में क्या होता है? आभासी होता है और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से आप लोग याद कर लेंगे, 2-4 बार देखेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब हम चलते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, किसी दर्पण पर प्रकाश किरण अभिलंबित आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। तो किसी दर्पण में जब अभिलंबित आपतित होता है तो उसका मान क्या हो जाता है? 0। ये पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अभिलंबित ऐसे तो उसी दिशा में आया और उसी दिशा में वापस चला गया, तब कोण क्या होगा? परावर्तन कोण 0 होगा। प्रश्न नंबर 2, किसी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब आवर्धित बनता है। किसी गोलीय दर्पण से, तो ये अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब क्या होता है? आवर्धित बनता है। अवतल गोलीय दर्पण ये ऐसे करके रहता है। तो इसमें क्या है, आप बड़ा छोटा छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं? बड़ा छोटा यानी आवर्धित कर सकते हैं। ये जब ऐसे करके रहता है तो ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया ध्रुव। तो जब हम वस्तु को केंद्र से फोकस की ओर लाते हैं तो उसका जो छाया बनता है बड़ा बनता जाता है। और प्रश्न नंबर 3, किस रंग के प्रकाश के लिए लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है? रंग पूछ रहा है। तो रंग की फोकस दूरी अधिकतम होती है तो लाल रंग की, और बैगनी रंग की क्या होता है? कम होता है। तो लाल रंग की फोकस दूरी अधिकतम होती है। प्रश्न नंबर 4, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में हम चर्चा कर चुके हैं। तो F बराबर R/2। और प्रश्न नंबर 5, संयुग्मी फोकस किन प्रतिबिंबों के लिए सत्य होता है? तो संयुग्मी फोकस थोड़ा चर्चा कर दे रहे हैं। संयुग्मी फोकस में जैसे ये अवतल दर्पण है और ये है, यानी एक ऐसा बिंदु होता है कि उसको जब रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु बनता है, और जब हम वस्तु को दूसरे बिंदु पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब पहले बिंदु बनता है। तो इसको हम उत्तर में लिखेंगे कि संयुग्मी फोकस किन परिस्थितियों के लिए सत्य होता है। तो यह वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए सत्य होता है। इसको हम क्या लिखेंगे? उत्तर वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए सत्य होता है। प्रश्न नंबर 6, गोलीय दर्पण को जल में डूबने पर
उसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दर्पण लिखा है, तो गोली दर्पण को जब भी, यानी गोली दर्पण को अगर हम जब जल में डुबोएंगे तो उसके फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ लेंस होगा तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न नंबर 7, अवतल दर्पण में आवर्धन का मान वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के लिए कैसा होता है। अवतल दर्पण में आवर्धन का मान, तो ये प्रश्न नंबर जो 7 है, तो कैसा होता है, यहाँ पे देखिए, अवतल दर्पण में धनात्मक होता है और उत्तल दर्पण में ऋणात्मक होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 7 के बाद फिर देखिए चर्चा करते हैं। ये अच्छा ये 7 है वो। अवतल दर्पण में आवर्धन का मान वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के लिए कैसा होता है। तो यहाँ पे देखिए, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब ऋणात्मक होता है और आभासी में क्या होता है, धनात्मक। यहाँ थोड़ा सा चर्चा करके आपको याद दिला देते हैं। देखिए, ये अवतल दर्पण है, यहाँ पे वस्तु ये ऊपर की ओर है, तो इसका प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ बन रहा है, तो ये इसका वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक होता है और आभासी के लिए क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 में। प्रकाश के अपवर्तन की घटना में उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। यह भी ऑब्जेक्टिव टाइम में आया था। तो ये आवृत्ति क्या हो जाएगा, आवृत्ति। आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये न्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब प्रश्न नंबर 9, लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो लेंस की फोकस दूरी, लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो इसका उत्तर होगा व्युत्क्रमानुपाती। अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है। तो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है, प्रश्न नंबर 10 है। तो ये चीज ध्यान देना है, खगोलीय दूरदर्शी में जो सामने वाला लेंस होता है बड़ा होता है, आँख के तरफ वाला जो लेंस होता है वह छोटा होता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है कि आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है, तो जिधर आँख होता है, इसको हम चित्र बना के थोड़ा सा शॉर्टकट में दिखा देते हैं। ये अभिदृश्यक का बड़ा होता है और जिधर आँख होता है छोटा होता है। ठीक, तो अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ाकर, यहाँ पे ये जो येलो है इसकी हम फोकस दूरी बढ़ा देंगे। तो जब फोकस दूरी बढ़ा देंगे तो इसका चित्र आँख वाले के फोकस के अंदर प्रवेश कर जाएगा।
तो यानी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी को हम बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, आवर्धन क्षमता हम बढ़ा सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 11, किसी झील के तट पर खड़ा मछुआरा झील के भीतर किसी गोताखोर द्वारा तिरछा देखने पर उसकी वास्तविक लंबाई की तुलना में कैसा प्रतीत होगा, छोटा अथवा लंबा। तो इसका उत्तर होगा लंबा दिखाई देगा। अब प्रश्न नंबर 12, क्या तिरछा देखने पर किसी जल के टैंक की आभासी गहराई परिवर्तित हो जाती है? यदि हाँ तो आभासी गहराई घटती है अथवा बढ़ जाती है। जब हम तिरछा देखेंगे तो उसकी वास्तविक गहराई घट जाएगी, ठीक ना। आप इतना ही याद कर लीजिए, क्योंकि कोई वस्तु, थोड़ा सा यहाँ पे और चर्चा कर देते हैं। ये प्रश्न नंबर इसमें, जैसे ये टैंक है, यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, आँख इधर है, पानी इतना भरा हुआ है, प्रकाश की किरण इधर से ऐसे आ रही है, ठीक, इसमें पानी भरा हुआ है। तो प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये क्या है, उथला दिखाई देने लगता है। ये वस्तु क्या होता है, उथला दिखाई देने लगता है। अब यहीं से प्रश्न ये कह रहा है कि क्या तिरछा देखने पर किसी जल के टैंक की आभासी गहराई परिवर्तित हो जाती है? यदि हाँ तो आभासी गहराई घटती है या बढ़ती है? तो ये चीज देखिए, यानी आंख को और हम इधर कर देंगे, ठीक। तो इसकी गहराई क्या हो जाएगी, बढ़ने के बजाय और इधर आ रहा है और इधर चला जा रहा है, इधर, ठीक। यानी जब हम आंख और इधर ले आ रहे हैं तो ये और इधर जाएगा तो गहराई क्या होगा, घट रहा है। प्रश्न नंबर 13, कोई वस्तु अवतल लेंस के फोकस पर रखी है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो कोई वस्तु के जब हम अवतल लेंस के फोकस पर रखेंगे तो ध्यान रखना होगा कि उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो ये एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो भी बच्चे परीक्षा बोध पढ़ रहे हैं इसमें उत्तर गलत दिया है, इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ये चीज़ आप ध्यान रख लेंगे। प्रश्न नंबर 14, किसी लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। तो लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। और यहीं पर नीचे प्रश्न दिया है किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, तो ये अवतल लेंस की। तो ये एक चीज ध्यान देंगे कि किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है तो उत्तल हो जाएगा, और किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है तो इसका होगा अवतल। मोस्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16, प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर कब होती है? तो ये न्यूनतम विचलन कोण है ये। तो ये प्रश्न नंबर 16 न्यूनतम विचलन की स्थिति में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। ये प्रिज्म है, प्रकाश की किरण ऐसे जाती है, ऐसे समान होकर फिर ऐसे ही निकल जाती है। जब हम न्यूनतम विचलन निकालते हैं तो इस लाइन को हम सीधा कर देंगे और इस लाइन को मिला देंगे, तो यहाँ जो कोण बनता है इसको हम न्यूनतम विचलन कहते हैं।
तो प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समानांतर कब होती है? तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में होती है। और प्रश्न नंबर 17, प्रिज्म के में गुजारने पर किस रंग का विचलन अधिकतम? तो एक चीज फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं, बैजानी पिनाला। तो जब भी विचलन अधिकतम कहता है तो आप क्या कह देंगे? बैगनी। बैजानी पिनाला न्यूनतम किसमें होता है? बैजानी पिनाला लाल रंग का। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2019 में आया है कि प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है और लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। प्रश्न नंबर 11, यदि नेत्रिका की फोकस दूरी कम कर दी जाए तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब यहाँ पे देखिए वही खगोलीय दूरदर्शी वाला है, आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगा। अभी उपरोक्त प्रश्न पर हम चर्चा किए कि नेत्रिका की फोकस दूरी कम कर दी जाए तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर है, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। अब हम चलते हैं सत्य असत्य। उत्तल दर्पण के द्वारा आभासी व आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो उत्तल दर्पण में देखिए बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता, छोटा प्रतिबिंब बनता है और आभासी होता है, इसलिए क्या है? ये गलत है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती। अभी ऊपर के प्रश्नों पे हम चर्चा किए हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ये क्या होगा? सत्य होगा। अब अगला प्रश्न है, केवल चर्चा कर रहे हैं हम। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये सत्य है। अब प्रश्न नंबर 4, अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल की भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होना है। तो ये बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5, जब एक लेंस को द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है। देखिए लेंस है, तो जब भी किसी लेंस को हम द्रव में डुबोते हैं तो उसकी क्षमता घट जाती है, ये ध्यान देना है। इसलिए क्या है? ये गलत है। प्रश्न नंबर 6, किसी लेंस की फोकस दूरी मीटर के व्युत्क्रम के लेंस को क्षमता कहते हैं। ये सूत्र है डायोप्टर। और प्रश्न नंबर 7, उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। नहीं, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ऋणात्मक कह रहा है, इसलिए क्या है? असत्य है। तो आज का प्रश्न यही तक। यदि यह श्रृंखला पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला प्रश्न हम एक नंबर का प्रश्न हम शीघ्र ही 2 दिन में अपलोड करेंगे। इसे आप बार बार देखें। एक नंबर का प्रश्न है, 28 नंबर का प्रश्न आना है। मान लीजिए इस किताब से 2 ही 4 प्रश्न नहीं आएंगे, नहीं तो सारा प्रश्न आएंगे। 28 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होता है और आपको 23 नंबर में पास होना है। इसलिए पास होने की दृष्टि से एक नंबर का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः आज आप लोग अच्छे से तैयारी करें। हमारा शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।